नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जनपद सहारनपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के द्वितीय चरण के शुभारंभ के कार्यक्रम आयोजित किया गया और जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि मेरी सभी से अपील है कि स्कूल चलो अभियान को जन जन आंदोलन बनाएं और हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। सहारनपुर वालों से भी, पूरे जनपद वासियों से भी, हर जनप्रतिनिधि से, हर ग्राम प्रधान से, हर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य से, हर जिला पंचायत सदस्य से, हर पार्षद से, हर शिक्षक से, हर एमएलए एमपी से, हर एक नागरिक से और समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, सबसे मेरी अपील होगी, स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाएं, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का दायित्व है कि जिन बच्चे का एडमिशन हो उसको समय पे यूनिफॉर्म का पैसा मिले, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स मिले, आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, बेहतरीन पठन पाठन का माहौल उसके सामने आए। आज तमाम प्रकार की सुविधाएं सरकार उनके लिए उपलब्ध करवा रही है। जो मैंने पहले भी कहा, आज सरकार के द्वारा वहां पर स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही है, हर विद्यालय में बनाई गई है या बनाई जा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी दी जा रही है, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, शिक्षकों को टैबलेट वितरण, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे थे, दिव्यांग जन थे, उनको सहायक उपकरण भी वितरण करने का कार्य बेसिक शिक्षा परिषद में किया है। गत वर्ष 13,000 से अधिक गंभीर और बहुदिव्यांग बच्चों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉट अलाउंस उपलब्ध करवाया। 23,000 से अधिक दिव्यांग बालिकाओं को 2,000 प्रति वर्ष की दर से स्टाइपेंड भी हम लोगों ने उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। यह सरकार के द्वारा उन बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया एक विशेष अभियान है। हमने लर्निंग बाय डूइंग के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही कौशल आधारित शिक्षा देना भी प्रारंभ किया है। और देवरिया के युवक राकेश चौहान की वेनेजुएला में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। भारत लाए गए शव के दोबारा से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शरीर से कई महत्वपूर्ण अंग गायब होने का दावा किया है। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि सेफ्रेसर्स यूनियन ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई है और फिलहाल मामले की आधिकारिक जांच अभी बाकी है। वेनेजुएला में थे, वो एक सिटीजन थे और उनकी हत्या करके उनकी ऑर्गन्स जो है वो चोरी कर दी गई है। जब वेनेजुएला से बॉडी 1 महीने बाद आई यहाँ देवरिया जिले में, तो हमने जिलाधिकारी से परमिशन दे करके और उनका दोबारा पीएम करवाया। उन्होंने पीएम करवाया था, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा और बताया ही नहीं था कि हम पीएम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। यहाँ पे जब हम आया बॉडी, तो यहाँ पे हमने जब दोबारा पीएम करवाया तो पहले जब पेटी खोली गई तो पहले से ही बॉडी खुली थी, तो डॉक्टर ने बोला कि हमें फिर से पीएम का जो है वो प्रश्न पत्र चाहिए और उसके बाद हम फिर दोबारा पीएम करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोबारा पीएम करवाया तो हमारे पीएम रिपोर्ट में आया कि बॉडी की हर एक ऑर्गन्स जो है वो निकाल ली गई है। वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण की पहल पर चंदौली के नक्सल प्रभावित नौगढ़ ये क्षेत्र की महिलाओं ने पहली बार शहर का भ्रमण किया और वहीं पुलिस बस से उन्हें काशी विश्वनाथ धाम और साथ ही विशालक्षी शक्तिपीठ, संकट मोचन, दुर्गा कुंड मंदिर भी दर्शन करवाए गए हैं। साथ ही जेएचबी मॉल भी दिखाया गया और ये पहल जो है केवल यात्रा नहीं है बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, नई आशा, समाज की मुख्यधारा से जुड़ाव बढ़ाने का भी प्रयास है। और कानपुर देहात में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की भी हुई है, जिस वजह से कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। वहीं दूसरी ओर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजन पाल गौतम जी का प्रथम आगमन कानपुर देहात में हुआ था। तो मैं एज ए जिला अध्यक्ष अपने जिले के सारे कार्यकर्ताओं के साथ मैं उनको सूर्या होटल से 2 किलोमीटर लगे उनका स्वागत करने गया। हम सब लोगों ने उनकी अच्छा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा कि सूर्या होटल पे हम लोग खाना खाएंगे, आप जी आप आ जाइए, आपसे 2 मिनट कुछ बैठ के संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम हमारे सारे कार्यकर्ता जैसे ही वहाँ पे घुसे तो अब चूंकि कार्यकर्ता में जोश होता है, कार्यकर्ता नारेबाजी भी लगाता है, तो कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश कटियार उनके लड़कों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरा आदमी सिकंदरा में आकर कांग्रेस के नारे कैसे लगा सकता है। उनके लड़के ने, नरेश कटियार ने स्वयं, उनके साथ 3-4 बाउंसर ने हमारी महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोरमा संखवार को गिरा के मारा, जूतों से मारा, उसके ऊपर सब्जी फेंक दी, उसके मुंह में रिवाल्वर और राइफल लगा दी, कम से कम 15-20 उसको जूते मारे किसको। इस तरह की घटना एक दलित महिला के साथ में हम लोग इसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ किसी महिला के साथ इस तरीके से। और चित्रकूट के पत्रकार ओंकार सिंह चंदेल पर दर्ज रंगदारी के मुकदमे को लेकर पत्रकार संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। दरअसल बांदा के पत्रकारों ने डीआईजी चित्रकूट धाम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका यह आरोप है कि जनहित के मुद्दे उठाने के कारण पत्रकार को द्वेषपूर्ण तरीके से फंसाया गया है। वहीं उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक और झूठा मुकदमा साबित होने पर कार्रवाई की भी मांग की है। आज बांदा जनपद के पत्रकारों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और डीआईजी साहब से मुलाकात करके हमारे चित्रकूट जनपद के ओंकार सिंह चंदेल पत्रकार हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र के तहत रंगदारी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने का कार्य किया गया है। हम लोगों ने डीआईजी साहब से मांग की है जनपद के पत्रकारों ने कि जो रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया गया है जिस थाने से, उसका स्थानांतरण किसी अन्य थाने पर किया जाए, मुकदमे का सीओ स्तर की जांच कराई जाए और जांच में अगर पत्रकार हमारे सही निकलते हैं तो जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यह जो जांच है ये सीओ स्तर की जांच कराई जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज डीआईजी साहब से आकर के मिले हैं और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी है। और बदायूं में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता के आवास पर बहुराज्यीय जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने 12 घंटे तक छापेमारी की है। साथ ही मसाला कारोबार से जुड़े बिल, बैंक रिकॉर्ड और साथ ही जीएसटी रिटर्न, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी, यह जांच इनकी भी की गई है। जिसके बाद रचित गुप्ता को पूछताछ के लिए मेरठ लाया गया है, जहां पर जीएसटी विभाग ने इसे इनपुट आधारित रूटीन जांच बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित करार दिया है। और नोएडा पुलिस ने राहगीरों को कार में बैठाकर लूटपाट और बैंक खातों से रकम ट्रांसफर करने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से लूटा गया आईफोन 16, स्मार्ट वॉच, साथ ही नकदी और कुछ इस्तेमाल की गई कार भी ये बरामद कर ली है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी राहगीरों को पहले झांसे में लेकर उनका मोबाइल अनलॉक कराते हैं, बैंक खाते से रकम ट्रांसफर करवाकर मौके से फरार हो जाते थे। नोएडा जोन में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 3rd और एसएचओ 49 एवं उनकी टीम के द्वारा 4 शातिर लुटेरे जो हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक कार और जो एक वादी के साथ घटना घटित हुई थी उनसे लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच, पावर बैंक एवं कुछ कैश बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये चारों अभियुक्त जो हैं ये मूलतः जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ पर आकर के गाड़ी चलाने का एवं अन्य मजदूरी का कार्य करते थे। साथ ही साथ जब ये सब इकट्ठे होते थे तो कोई राहगीर अगर जा रहा है तो उसका मोबाइल छीनना एवं उनके साथ लूटपाट करने का भी कार्य कर रहे थे। 25 तारीख को यहाँ पर 49 थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें वादी के साथ उसका मोबाइल छीना गया था एवं उसको मोबाइल के माध्यम से उसके बैंक से कुछ पैसे भी ट्रांसफर करा लिए गए थे। आज इन चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 50 के एक निवासी ने सेक्टर थाना 49 में आकर एक शिकायत दर्ज कराई कि कल रात उसके साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती डरा धमकाकर उसके पास मौजूद मोबाइल, कैश और जो कुछ भी था उसको लूट लिया। इस शिकायत के बाद थाना 49 की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की
और कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि आज सेक्टर 49 की पुलिस ने उन चारों छपटमारों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल, एक कार, जो कि वो इस अवैध पैसा कमाने के तरीके और चोरी करने के तरीके में जो है इस्तेमाल करते थे, उन्हें भी बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन चारों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है। उन पर कार्रवाई जारी है और आगे की जांच पुलिस लगातार कर रही है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। और बरेली को आज बड़ी हवाई सौगात मिली है। आपको बता दें कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बरेली की सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है और पहली इंडिगो उड़ान के स्वागत के साथ ही सांसद ने इसका उद्घाटन किया। यह सेवा सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी, जिसमें रोहिलखंड के यात्रियों को देश विदेश के उड़ानों से बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। आज बरेली के सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट पर बरेली से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए पहली फ्लाइट का ऐसा ऐतिहासिक उद्घाटन का अवसर है। उस पे यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी गणमान्य नागरिकों को, अतिथियों का बहुत बहुत हृदय से आभार, स्वागत करता हूं। और आज का दिन बरेली के लिए और संपूर्ण तराई क्षेत्र के लिए, आसपास के जिलों के लिए बड़े अत्यंत और गौरव और हर्ष का विषय है। ये विश्वगुरु भारत के शिल्पकार मान्यवर नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में ये एक बरेली का ये ऐतिहासिक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। महाकुंभ के बाद अब प्रयागराज में माघ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि नगर निगम शहर की प्रमुख सड़कों पर ओम स्वस्तिक और साथ ही अन्य धार्मिक प्रतीकों से सुसज्जित विशेष स्ट्रीट लाइटें यहां पर लगाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य शहर को आध्यात्मिक आकर्षक स्वरूप देना है। इस पर नगर निगम का यह कहना है कि इससे प्रयागराज की धार्मिक पहचान मजबूत होगी और श्रद्धालुओं को भव्य आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव भी मिलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से महाकुंभ के तर्ज पर नगर निगम के द्वारा आपको दिखा रहे हैं, लाइटें लगाई जा रही हैं डिवाइडरों पर। और सबसे बड़ी बात है, इस पे जो धार्मिक कलाकृति है, चिन्ह है, वो लगाए जा रहे हैं। ओम, स्वास्तिक, अन्य तरह के इस पे चिन्ह प्रतीक लगाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे हैं। बताइए, जो यहाँ पर ये जो लाइट पे चिन्ह लगाए गए हैं, कुंभ में भी आपने देखा होगा लगा थी और इस समय शहर में भी लगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और महाकुंभ में भी ऐसे सजावट हुई थी सरकार की तरफ से, और अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाया गया लाइट के ऊपर, जो कहीं ना कहीं अध्यात्म लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए सारी चीज करी जा रही है और हम आपको दिखा रहे हैं सरकार की ओर से और नगर निगम की ओर से ये जो पूरी तरह से लाइट सड़कों पर लगाई जा रही है महाकुंभ की तरह। यहाँ पर पूरी तरह से इस पे जो धार्मिक चिन्ह लगाए गए हैं और जिस तरह से हमने देखा था कि महाकुंभ में हर तरफ ये चिन्ह लगाए गए थे और मूर्तियां बनाई गई थी, कलश बनाए गए, तो उसी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ये चिन्ह बनाए गए हैं। और सबसे एक और खास बात है, क्योंकि माघ मेला हर साल आता है और ऐसे में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जिसको लेकर ये तैयारी अभी से की जा रही है और नगर निगम के द्वारा सड़कों को चकाचौंध दूधिया रोशनी से नहलाने के लिए लाइट लगाई जा रही है, जिसपे ये धार्मिक चिन्ह लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अलीगढ़ में मानसून की पहली बारिश के बाद कई सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई हैं। जल भराव से लोगों को आवागमन में परेशानी। स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों पर उठ रहे हैं सवाल। प्रयागराज में कई दिनों से भीषण गर्मी, उसके बाद ये बारिश, वाहनों की थम गई रफ्तार, लोगों को मिली है गर्मी से राहत। कानपुर में वन महोत्सव की शुरुआत, 1 महीने में 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट, जन भागीदारी का विशेष महत्व।
लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में 2 आईपीएस अधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित, डीजीपी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देवरिया में उप निबंधन कार्यालय में बंदी के दिन खुले हैं गोपनीय दस्तावेज, वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया, मामले की गंभीरता से जांच। अलीगढ़ के कनवरीगंज में एसी कंप्रेसर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। कंप्रेसर में यह ब्लास्ट हुआ, दमकल ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया, हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मिर्जापुर के राजगढ़ में सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एटा में पुलिस का ऑपरेशन दहन सफल, 6.16 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत का गांजा नष्ट किया गया। फिरोजाबाद में एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई, 4 प्राइवेट स्लीपर बसें सीज कर दी गई हैं। 20 सफर में फंसे यात्री, चालक ने लगाया रिश्वत मांगने का। मुजफ्फरनगर में 30 साल पुराने रामपुर तिराहा कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, फर्जी हथियार बरामदगी के केस में 3 पुलिसकर्मी दोषी करार, 5 साल की सजा। फिरोजाबाद में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की है, परिवार के 6 लोग घायल, मामले की सूचना मिलते ही जांच में जुटी है पुलिस। मिर्जापुर में शादी कराने के नाम पर ठगी का खुलासा, गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से 4 मोबाइल और कार भी बरामद की। ललितपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, बदमाशों से हुई है मुठभेड़, 5 बदमाश पुलिस के शिकंजे में, कई हथियार बरामद। मेरठ में प्रेम प्रसंग के चलते नाराज भाई ने की है बहन की हत्या, गला घोंटकर उतार दिया मौत के घाट, पुलिस के पास खुद जाकर सरेंडर कर दिया। मेरठ में फेक करेंसी सप्लायर को 5 साल की सजा, 1,80,000 रुपए की नकली नोट बरामद, पाकिस्तान के समझौता एक्सप्रेसवे के जरिए लाई गई थी फेक करेंसी। अलीगढ़ में घर के सामने चारपाई बिछाने को लेकर मारपीट हुई है, पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया, घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ में सऊदी से लौटे युवक की सगे भाई ने चाकू से हत्या कर दी है, जमीन के विवाद के चलते उतार दिया मौत के घाट, जांच कर रही है पुलिस। भदोही में पुलिस अधीक्षक ने आधुनिक सर्विलांस कक्ष का उद्घाटन किया है, साइबर अपराध जांच और तकनीकी आधारित पुलिसिंग को मिलेगी नई मजबूती। अलीगढ़ में डॉक्टर्स डे पर जेल में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, 500 के करीब बंदियों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया, जांच के बाद बांटी गई दवाएं। फतेहपुर में खेत पर बकरी चली जाने के लेकर यह विवाद हो गया है, महिलाओं के साथ जमकर मारपीट हुई है, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, पीड़िता ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। कन्नौज में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, एसपी ने 5 थाना अध्यक्षों सहित कई निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के तबादले कर। शामली में परिवार ने अपने इकलौते बेटे को कथित धर्मांतरण का यह आरोप लगा दिया, योग साधना आश्रम और घगरा पहुंचकर लगाई ये न्याय की गुहार, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस की ऐतिहासिक पहल, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत गीता के त्रिभाषीय संस्करण का प्रकाशित किया जाएगा। फतेहपुर में 1 जुलाई से स्कूल बसों का विशेष जांच अभियान शुरू, सुरक्षा मानकों की जांच के लिए नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर, कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाकर जांच शुरू की। आगरा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, राम मंदिर चढ़ावा मामले में बीजेपी पर साधा निशाना, राजनीतिक बदलाव को लेकर बयान भी दिया। तो गाजीपुर में नाबालिग बेटी की मौत का मामला, पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया, पूछताछ में जहर देकर हत्या करने की बात को स्वीकार करने का दावा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।